राम राम बिचारे है, एक बार फिर से न्यू वीडियो में स्वागत है। और भाई आज हम करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 करेंगे, परमाणु की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इस तरह के इंपोर्टेंट चीज़ें निकले हैं वो हमने पहले एक बार देख लिया। हाँ, अपना सीधे अपन न्यूमेरिकल पर चलाएंगे। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न भाई पेपर में पूछे जाऊँ। ठीक है, तो इस चैप्टर में तो क्या है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमने ना थियोरटिकल, जैसे कि भाई 10th का पेपर आओ, 9th का पेपर होगा इनका, तो वैसे भी प्रश्न ज़्यादा होंगे। इसमें तो ना अपने बहुत कम चीज़ें हैं जो हमने करनी, जैसे कि समस्थानिक है, समबारिक है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ये चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो करांगे। इतना बड़ा चैप्टर है नहीं हो, लेकिन फिर भी भाई जैसे कि कई भैया के कल कमेंट आए वीडियो में कि भाई बहुत लंबी लंबी वीडियो होने लगी, 40 मिनट प्लस की वीडियो होने लगी, भाई इतना ना पढ़ा जाता है, नई नई तैयारी शुरू करी है। तो यह चीज़ मनने भी लगी, क्योंकि नई नई तैयारी शुरू करी है तो भाई यह चीज़ हो सकता हमने दिक्कत आओ शुरुआत में इतना पढ़ने की। तो देखो पहली बात तो कि अपने पे पेपर के लिए भाई बहुत टाइम पड़े हुआ है, फॉर्म अभी नहीं निकले हैं। ठीक है, अगस्त के एंड तक आपके फॉर्म चलेंगे और सितंबर के एंड में पेपर करा ले तो बड़ी बात मान लियो। तो करीबन 25 सितंबर तक पहले पेपर का कोई भी चांस नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो करीबन आपके पास भाई 50+ दिन आपके पास बचे हुए हैं। ठीक है, और आपने भाई ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चाहिए सिलेबस का? 25 दिन चाहिए। 25 दिन में अपना सिलेबस हो जाएगा। तो ये मेरी कोशिश यह रहेगी कि भाई एक तो बात की भाई, मैंने थोड़ा टाइम का घाट मिला है और भी काम करने हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि 20 मिनट तक बड़ी वीडियो नहीं बनानी है। और भाई एक बात और, जो एक चैप्टर, अगर कोई चैप्टर बड़ा है तो एक चैप्टर आप 2 दिन में कर लेंगे, ताकि भाई थार ऊपर भी बर्डन ना हो। हमने भी नया नया स्टार्ट करा है और साइंस भाई इतनी आसान चीज़ नहीं है कि हर किसी का समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो एक चैप्टर पे 2 दिन कराएंगे। और एक बात, सबसे मेन बात, जो उन्हें कहने कि भाई वीडियो और छोटी करो, भाई मेरे भाई बात सुनो, कोई भी पेपर दोगे ना साइंस आओगी, और साइंस के लिए ना आप कितने तक पूछ लो, किसी से पूछ लो, कोई बढ़िया बड़ा तैयारी कर रहा होगा तो हमेशा एक की बात कहोगा भाई NCERT पढ़ो। NCERT के पढ़ने का फ़ायदा क्या है, इसके अंदर क्या एक एक चीज़ स्ट्रक्चर के साथ बताई गई है। ठीक है, जो पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं वो बताई गई हैं, और हम आपको भाई सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बताने को तो इसमें बहुत कुछ, इतनी थ्योरी है। ठीक है, जिसका इंटरेस्ट बन जाएगा उसकी जो अपने यहाँ करना लग रहा है, इसकी पूरी PDF हमें मिल जाए, उन्हें खुद पढ़ लियो भाई। और इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो हमें कराना लग रहा है, जो पेपर में आवेगी। अगर मैं वीडियो ने छोटी करने के चक्कर में मेन पॉइंट है हमने छोड़ दूँगा थारा खातर, अब भाई चलो ये छोटी करनी है, मेन पॉइंट ना बताऊँगा, तो ऐसा पढ़ाई का फ़ायदा क्या और थारा पढ़ने का फ़ायदा क्या? तुम राज्य हो जाओ भाई मैंने तो ये चैप्टर कर लिया और पेपर में प्रश्न आ जाए तो हमने को भाई ये तो पढ़ाया कौन था। तो ऐसा नहीं है भाई। ठीक है, तो जो कराया जान लग रहा है सो विश्वास रखो कि चीज़ बढ़िया पढ़ाई जान लग रही है और थारा सिलेबस साइंस का पूरा हो जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं, टाइम बहुत है अपने पास। ठीक है, तो आज का चैप्टर कर लें स्टार्ट भाई, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, परमाणु की संरचना। ठीक है, तो ये तो पता चल गया हमने शब्द छोटी इकाई क्या है भाई किसी भी पदार्थ के लिए बनने के लिए, तो भाई क्या है, एटम है, यानी कि परमाणु है। और परमाणु को सबसे मापने के लिए क्या बताया था भाई, नैनोमीटर। किस में मापते हैं? इसकी त्रिज्या के हिसाब से मापते हैं भाई, नैनोमीटर। 10 की पावर कितना था? 9। ठीक है भाई, 10 की पावर 9 था। तो अब देख लो भाई, कहाँ से स्टार्ट करें? हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमने एक चीज़ देखी होगी, एक चीज़ हमने ध्यान दिया होगा, कोई भी 2 वस्तु है, आप कई बार रगड़ा नहीं करा उसमें, जिस तरह की सर्दी में देख लो जर्सी निकालने लग जाए और उसमें तो आवाज़ नहीं आएगा चरड़ की है, आया कर भाई। 2 चीज़ें इस तरह के आप रगड़ने से, जी कि लाइन यहाँ पर लिखी हुई, आपस में रगड़ने से विद्युत आवेश आ जाता है। कई बार देखा होता हमने इस तरह का चीज़। तो ये चीज़ जो है ये क्या है? ये क्या है भाई? ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन विद्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन। और अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से आ जाती है, बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो ये जे थॉमसन, कई बार थॉमसन भी लिखा जाए है और जे थॉमसन भी है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी भाई सबसे पहले। ठीक है, प्राप्त होने से पहले ई गोल्डस्टीन ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी, जिसे उन्होंने केनाल रे का नाम दिया था, केनाल रे। ठीक है, गोल्डस्टीन ने किसकी करी थी भाई? इन्हें करी थी पॉजिट्रॉन की। ठीक है, एक तो था अपना इलेक्ट्रॉन, एक है पॉजिट्रॉन। गोल्डस्टीन ने पॉजिट्रॉन करी थी और इसने क्या कहते हैं भाई, कैनाल रे कहते हैं, कैनाल रे। कैनाल रे किस में होता है? कैनाल रे आपका CRT में होता है, कैथोड रे ट्यूब के अंदर कैनाल रे होता है। ठीक है, जो भी आपकी ट्यूबलाइट होती है, आपके जो टीवी होते हैं, जो पुराने टाइम के टीवी आया करते हैं, उसके अंदर CRT यूज होया करते, कैथोड रे ट्यूब यूज होया करते भाई। अब क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा इनका जो द्रव्यमान है 2000 गुना अधिक होता है। किसका भाई? पॉजिट्रॉन का। ठीक है, प्रोटॉन का, सॉरी, पॉजिट्रॉन को प्रोटॉन भी कह देते हैं भाई। ठीक है, तो इसने अलग चीज़ मत समझियो। इलेक्ट्रॉन जो होता है उसके ऊपर भाई जो है माइनस का
आवेश होता है और इस पे प्लस का होता है। तो प्रोटॉन को लिखते हैं हम P प्लस और इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं हम E माइनस। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई और इसका आवेश +1 लिया जाता है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है, यानी कि 0 होता है और आवेश इस पर कितना होता है, -1 होता है। ये बात ध्यान रखनी भाई। ठीक है, और एक होता है आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या होता है, यानी कि न्यूट्रल, ना तो वो प्लस का ना वो माइनस का, उस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी भाई, न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने, चैडविक। तो ये तीनों याद कर लेना भाई, इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की भाई किसने करी थी, चैडविक ने। ठीक है, ये देखो भाई, अब क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन की जो संरचना है वो किस तरह से है। ठीक है, परमाणु की देखो, हाँ ये प्रश्न देखो एक बार, इसमें दिया गया है कैनाल रे क्या है, कैनाल किरणें अभी पढ़ी थी ना मैं, कैनाल क्या है, ये पॉजिटिव इन पे आवेश होता है। ठीक है, और इसकी तो हमने एक बार अच्छे से और बता देते हैं। और जो पॉजिट्रॉन होता है, जो प्रोटॉन होता है, ठीक है, जिसका इलेक्ट्रॉन समझाने पर ने 1886 में एक नए विकिरण की खोज की थी जिसे उन्होंने कैनाल रे का नाम दिया था। ये किरणें धनावेशित विकिरण थी जिसके द्वारा दूसरे परमाणु कणों की खोज की गई थी। ठीक है, तो ये तो भाई थोड़ा बहुत ध्यान रखना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं था। इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न, जो ज़्यादा जरूरी है भाई। इसमें क्या गया है, न्यूमेरिकल कभी ना कभी पूछा जा सकता है। यदि किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो क्या इसमें कोई आवेश होगा या नहीं होगा। देखो, एक तो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव है, जो नेगेटिव है, एक प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव है, तब इसमें कोई आवेश होगा भाई। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो एक दूसरे में कट जाएंगे, नहीं है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई आवेश नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, ये प्रश्न डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है जी, एक में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो इसमें कोई आवेश होगा, तो आवेश नहीं होगा भाई। ठीक है, अब देखो जे थॉमसन के बारे में यहाँ पर दिया गया है। उन्होंने क्या था, बताया गया कि ब्रिटिश भौतिक शास्त्री थे और 1906 में इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1906 में इन्हें भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स में क्या मिला था भाई, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, उसके बाद था भाई इसका परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल में क्या कहते हैं, ये कहता है कि भाई अगर हम तरबूज का उदाहरण ले तो इसके अनुसार परमाणु में धन आवेश तरबूज के जो खाने वाले लाल भाग की तरह बिखरा हुआ होता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धनावेश गोले में तरबूज की बीज की भांति होता है। यानी कि वो पूरा गोला मान लिया अपन तरबूज है और उसके अंदर जो बीज हो ना, बीज छोटे छोटे बीज हो, वो बीज किसकी भांति होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है उस बीज की भांति होता है। ये बात समझ रहे हो कि यानी कि इलेक्ट्रॉन की मात्रा कैसी होती है, बिखरी हुई होती है और एक तरबूज के अंदर बीज में, जैसी एग्जाम्पल उन्होंने दिया गया है। ठीक है, ये समझने की बात है भाई, एक बार थोड़ा समझ में आ जाए। अब देखो भाई, इसमें काम की बात क्या है हमारी, एक मिनट, कहाँ गया भाई वो, ये निकलता है और अल्फा डिग्री रिएक्शन तो नहीं पता, नील्स बोर। हाँ देखो, ये चीज़ ज़रूरी है भाई, नील्स बोर के बारे में पढ़ लेना एक बार। नील्स बोर का जन्म इसमें हुआ था, ठीक है, और उसके बाद इन्होंने भाई नोबेल पुरस्कार मिला है परमाणु की संरचना पर भाई। ठीक है, जो अपना चैप्टर का जो नाम है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, ठीक है, इसके लिए नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, नील्स बोर को मिला था। और इनकी 3 पुस्तक जो है फेमस पुस्तक है, एसएससी के पेपर में, एसएससी एमटीएस का पेपर था शायद, अब की बार बड़ा ही, उसके अंदर प्रश्न आया भी था, डायरेक्ट प्रश्न आया था कि एटॉमिक थ्योरी जो पुस्तक थी किसके लिए है। ठीक है, किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, ये किस पे आधारित है, मतलब ये प्रोफेसर जो बोर है, नील्स बोर, उनकी जो थ्योरी थी एटॉमिक थ्योरी, उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो ये तीनों ही बुक याद करनी है अपन, एक तो कि एटॉमिक थ्योरी और एक है थ्योरी ऑफ द स्पेक्ट्रा एंड एटॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ये है भाई एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी वैसे देखी है ना भाई, नील्स बोर ने, उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला है परमाणु की संरचना के लिए। ठीक है, और भाई देखो ये भी किसने, बोर का ये मॉडल है जो हमने कल पढ़ाया भी था। ठीक है, कि भाई एक जो भी अपना एटम है उसके अंदर एक क्या होता है कि नाभिक होता है, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके अंदर भाई 4 सेल होते हैं, के, एल, एम और एन। ठीक है, ये 4 सेल होते हैं जिसके हमने कल पढ़ाया भी था कि पहली सेल में 2, फिर 8, फिर 18,
ठीक है। फिर आखिरी में 32 क्यों होता है, इसका एक फार्मूला होता है भाई, ठीक है। इसका फार्मूला होता है 2n², 2, हाँ ये रहा, ये दिया हुआ देखो भाई। हाँ वैसे एक लाइन यहाँ पे आगे अपनी न्यूट्रॉन, एक न्यूट्रॉन को 1932 में जेम्स चैडविक ने खोज निकाला था। जेम्स चैडविक ने, याद रखना भाई, न्यूट्रॉन को किसने किया था भाई, जेम्स चैडविक के द्वारा। और अब ये देखिए, हाँ किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए सूत्र है 2n²। 2n का स्क्वायर का मतलब क्या है, जैसे कि इन्होंने उदाहरण दिया भाई K, L, M और N। K यानी कि फर्स्ट सेल है, तो फर्स्ट सेल में क्या होगा 2n की स्क्वायर, यानी कि n की जगह पे ये रख दो, 1 की पावर करेंगे तो 2 आ जाएगा, पहली सेल में आ गया 2। L के लिए कितना है 2, तो 2 इंटू इसकी पावर करेंगे तो 2 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4, तो 2 ये आ गया 8। फिर आ गया भाई 3 आ गया, तो यानी कि 2 इंटू n की स्क्वायर, 3 की पावर 2, 9 9 दूनी 18। फिर आ गया 4, तो n की जगह पे क्या रख देंगे 4, 4 की पावर 2 कितना हो गया 16, और गुणा में 2 32। तो इस तरह से आते हैं भाई 2, 8, 18 और 32। कई बार ये भी पूछ सकता है कि भाई जो आखिरी सेल होती है यानी कि n सेल होती है n, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे भाई 32। तो ऐसे याद कर लेना 2, 8, 18 और 32। फार्मूला क्या था अपना, फार्मूला था 2n²। n क्या है, n क्या है, कक्षा की संख्या है, n क्या है, कक्षा की संख्या, जैसे कि K, L, M, N और n, ठीक है। विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हुए हमने भी पढ़ लिया है, ठीक है भाई। सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है, ठीक है। अब ये लाइन याद रखना, सबसे भारी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है भाई, 8 हो सकती है, ठीक है। अभी और हीलियम हो गया, ठीक है, ये न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। और इसमें जो दिए गए हैं संयोजकता होगी, फ्लोरीन कितनी है, ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा हैवी होगी, फिर एक चीज़ पढ़ानी पड़ेगी भाई दर्द है। अब देखो ये, इससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे, कहाँ गया वो, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मैंने कल पढ़ी ली थी, एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर पढ़ लिया था, एटॉमिक मास भी आ गया था, ये एटॉमिक मास आ गया नीचे। तो कल हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था, ठीक है, शुरुआत वाला मैंने था बता दिया था। अब आता भाई आइसोटोप्स, समस्थानिक आइसोटोप्स, इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप। समस्थानिक, देखो कुछ तत्वों के परमाणु की पहचान की गई है, इनमें संख्या समान लेकिन द्रव्यमान अलग अलग होता है, ठीक है। परमाणु संख्या समान होती है, परमाणु संख्या कल मैंने बताया था भाई, एक बार था तो दोबारा तय मैंने पीरियोडिक टेबल दिखानी पड़ेगी जब अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देख लो भाई आइसोटोप्स और आइसोबार्स यानी कि समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं। देखो ये हमने कल देखे भी थे, एक बार फिर से हमने दिखा देता हूँ मैं, क्या कि यहाँ पे देखो एक बार, एक मिनट, कलर थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, येलो कर लेते हैं, येलो कर लिया, ठीक है भाई। अब देखो ये ऊपर लिखा हुआ ना, ऊपर ये क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है यानी कि परमाणु संख्या है, और एक इसके नीचे दिया गया है 1.008, ये क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान है। तो ये चीज़ बताई गई है आइसोटोप में क्या होता है, और आइसोबार क्या होता है वो अभी समझ में आ जाएगा आपको। आइसोटोप वे होंगे जिसमें एटॉमिक नंबर, दो एलिमेंट अलग अलग हैं लेकिन इनके एटॉमिक नंबर सेम हो, तो वे सब क्या कहलाएंगे, आपके आइसोटोप कहलाएंगे। और आइसोटोप्स की बात करें तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं भाई, H11, H12 और 1H3, ठीक है, 3 है भाई, ये आगे पढ़ेंगे, मैं तुम्हें बताऊँगा, इसका एग्जाम्पल भी दिए पाओ आगे, ठीक है, समझ में आएगी बात भाई। और उसके बाद हम बात करें आइसोबार, समभारिक में क्या होता है, समभारिक का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एटॉमिक नंबर है ना, वैसे ये एटॉमिक मास है, तो उनके अंदर क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो अलग अलग होगा लेकिन ये है ना समभार, आइसोबार, ठीक है, समभारिक, ये आपका भार जो होगा वो बराबर होगा। एक मिनट दिखा देता हूँ मैं आपको, एग्जाम्पल इसका है कि इसका जो भार है, द्रव्यमान है, यानी कि एटॉमिक मास कितना है 40 है, और इसका कितना 39.099 है, तो ये भी किस में जुड़ेगा भाई, ये आपका इसके अंदर जुड़ेगा 40 में ही, ठीक है।
और इस और क्या है इसका, एक एग्जाम्पल और था इसका, आर्गन का 39 हाँ ये रहा आर्गन। ठीक है, आर्गन कितना है 39.9, 39.9 क्या लिखेंगे हम 40 लिखेंगे 40। ठीक है, तो ये क्या है, ये भाई अपने आपके आइसोबार है यानी कि समभारिक है, जिनका एटॉमिक नंबर तो अलग हो लेकिन जो भार है ना, भार एटॉमिक मास है वो क्या होगा, सेम होगा। ये एग्जाम्पल है भाई इसके। कुछ बात समझ में आई होगी उम्मीद करूँ, तारते ये भाग गवाह चीज़ पढ़ाएंगे अपनी। अब एग्जाम्पल देख लो भाई, जैसे कि ये है 3 परमाणुक स्पेशल है हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की 3 है भाई। जैसे कि पहला है प्रोटियम जिसमें H11 यानी कि 1 एटॉमिक नंबर और 1 एटॉमिक मास। दूसरा है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम याद रखना भाई हाइड्रोजन की 3 है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते हैं कई बार, तो याद रखना ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में क्या होता है 1H2, ठीक है। और टाइटेनियम में क्या है 1H3 यानी कि देखो 3H और 1, ठीक है। 1 आपका एटॉमिक नंबर है, ये आपका एटॉमिक मास है, ठीक है। और इसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान इनका अलग अलग होता है, इसका 1 है, इसका 2, इसका 3 है, ठीक है। वैसे ही अगर हम आगे बात करें कार्बन के भी है, जैसे कि कार्बन का एक तो है 612, एक है कार्बन का 62। आइसोटोप की बात करें भाई, आइसोटोप पढ़ने लग रहे हैं, समस्थानिक पढ़ने लग रहे हैं। कार्बन का है 612 और एक होता है 614। क्लोरीन के भी 2 हैं 1735 और 1737, ठीक है। और इन उदाहरणों के आधार पर एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन के 3 है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों। उसके बाद आता है भाई अपना आइसोबार संभारिक, ये रहा आपका संभारिक भाई। 2 तत्व हैं, कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन 18, विचार कीजिए। सॉरी यहाँ पोटासियम वाला गलत बता दिया शायद, हाँ ठीक है, पोटासियम का तो 39 पॉइंट कुछ हो है, तो पोटासियम नहीं आएगा, 2 है इसके, कैल्शियम और आर्गन। आर्गन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 18 है, कैल्शियम की 20 है, लेकिन दोनों का दोनों तत्व का द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास वो कितना है 40 है। तो ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही भाई समभारिक है, समभारिक। और इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है यहाँ पे, तत्वों के इस जोड़े के अणुओं में कुल न्यूक्लियनों की संख्या समान है। न्यूक्लियनों की संख्या भाई क्या है, समान, लेकिन परमाणु संख्या क्या है, वे तत्व जो इनकी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने अभी पढ़ ली है, ठीक है भाई। तो जो मेन चीज़ थी मैंने आपको बता दी है। और इसमें आगे दिया गया इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने, और प्रोटॉन की थी गोल्डस्टीन ने। जे थॉमसन ने प्रस्तावित किया था कि इलेक्ट्रॉन जो धनात्मक गोले में धसे हुए होते हैं, ठीक है। आगे बताया गया रदरफोर्ड का, जो हमने भी पढ़ा था, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या दिया था, अल्फा किरणों के प्रयोग, ठीक है। और रदरफोर्ड का नियम था ये। और चैवडिक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, यहाँ पे दिया गया है, न्यूट्रॉन की उपस्थिति को खोजा था, ठीक है। इसने 3 बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन धनावश्यक होता है यानी कि प्लस वाला होता है, और नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पर अनावश्यक होता है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/2000 गुणा होता है, ठीक है। तो इससे क्या जरूरी नहीं है। परमाणु के अक्ष को KLMN सेल का नाम दिया गया, जो हमने भी पढ़ा भी था भाई, ठीक है। और एक तत्व के परमाणु संख्या केंद्रक में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, यानी कि जो प्रोटॉन की संख्या है वो किसके बराबर होगी, परमाणु संख्या केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की, ठीक है। न्यूक्लियस की बात करें केंद्रक की, ये किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू किसके होगा भाई, ये प्रोटॉन के बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन, क्या है भाई, प्रोटॉन, ठीक है। और उसके बाद दिया गया है समस्थानिक वे होते हैं जो एक तत्व के परमाणु यानी कि परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान अलग अलग हो। समभारिक वे होते हैं जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। समस्थानिक का अपना पास था H11, H12, H13 वहीं, और समभारिक हमारे पास कौन था, आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, ठीक है। और तत्वों को उनके प्रोटॉन की संख्या के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो हमने थ्योरी कर ली है और कल हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स,
ठीक है। और इसकी PDF मिल जाएगी, थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो और पढ़ लियो, और कुछ बीच में रह गया होगा तो मैं हमने कल करा दूंगा भाई। धन्यवाद, जय हिंद।